वाले, ये क्लास 10 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 10 में इससे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ाया था, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ बता दिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बीच में इंट्रोड्यूस इसलिए करा दिया ना क्योंकि एक बार मैग्नेट से बहुत ज्यादा मिलता जुलता होगा सोलेनॉइड, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। सोलेनॉइड या इसी को यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। अब बार मैग्नेट में क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने तुमको बताई थी उसकी प्रॉपर्टीज अगर मैं याद करा दूं तो मैंने बताया था कि फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ वाले पोल से निकल के साउथ वाले पोल में एंटर करते हैं मैग्नेट के बाहर में, और मैग्नेट के अंदर में साउथ वाले पोल से नॉर्थ वाले पोल तक जाते हैं। मतलब वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते थे, तो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लाइंस बनाते हैं, उस लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से बाहर निकल के साउथ पोल में एंटर करती है मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर में वो साउथ पोल से निकल के नॉर्थ पोल तक जाती है। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कभी भी टैंजेंट ड्रॉ कर दोगे ना, तो वो जो टैंजेंट है वो क्या करेगा, वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। फिर मैंने नेक्स्ट प्रॉपर्टी और क्या बताया था कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम मैग्नेट के दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। अच्छा, अगर वो इंटरसेक्ट करती तो एक पॉइंट पे मुझे एक से ज्यादा फील्ड का डायरेक्शन मिलता जो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। फिर हमने और क्या बताया था, डेंसिटी, जहां पर भी फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है। ये इतना बात आपको क्या करना है, क्या रखना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम आज स्टार्ट करेंगे परमानेंट मैग्नेट के बारे में कुछ मैं आपको बता देता हूँ, परमानेंट मैग्नेट, और फिर मैं सोलेनॉइड स्टार्ट करूंगा। परमानेंट मैग्नेट, अब ये परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट जो है ना बेसिकली दो तरह का परमानेंट मैग्नेट होता है। एक तो इस तरह के शेप का होगा जो बार के शेप का होता है, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। जो मैग्नेटिक कंपास होता है ना वो बार मैग्नेट का एग्जांपल है। फिजिक्स के लैब में अगर तुम्हारे स्कूल में गरीब स्कूल अगर नहीं होगा तो तुम्हारा वहां पे बार मैग्नेट मिलेगा तुमको, या अगर तुमसे पहले वाले सीनियर्स अगर चोरी करके ले गए होंगे तो फिर तुम्हारी बुरी किस्मत, तुम्हें नहीं मिलेगा। या तुम अगर चाहते हो कि तुम अपने आगे वाले बैच के लिए बुरी किस्मत लेके आओ तो तुम भी चोरी करके घर में ला सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। तो ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट का एक एंड होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ, और दूसरा एंड जो होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पोल्स क्या होते हैं, पोल्स वो एंड है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोल्स। तो जब आप एक बार मैग्नेट लेके आओगे ना तो आप देखोगे कि वो जनरली क्या होता है ना, ब्लैक और रेड में पेंटेड होता है, जो फिजिक्स के लैब वगैरह में होता है। अब जो रेड वाला एंड होता है वो शायद नॉर्थ होता है, और जो ब्लैक वाला एंड होता है वो साउथ होता है। उसको अलग ऐसे पेंट कर देते हैं, इधर इधर रेड होता है, इधर इधर पूरा ब्लैक होता है। एक तो ये हो गया बार मैग्नेट, और एक इस तरह का होता है जिसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। इस तरह का एक मैग्नेट होता है जिसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। अब ये जो परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट में क्या है, आपको याद क्या रखना है कि इसके जो पोल्स का स्ट्रेंथ है ना, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके जो पोल्स का स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। मान लो अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो ये जनरेट करता है, अगर ये 1 टेस्ला का जनरेट कर रहा है, मान लो ये बाहर मैग्नेट है, यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है वो 1 टेस्ला का कर रहा है, तो वो थ्रू आउट 1 टेस्ला का ही फील्ड जनरेट करेगा। मतलब इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रहा है। तो ये टीमेरिक होता है। टीमेरिक क्यों है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम क्या चाहते हैं कि अगर मुझे 1 टेस्ला का फील्ड नहीं चाहिए, मुझे अगर हाफ टेस्ला का फील्ड चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये इसको फिर मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। या मुझे अगर 2 टेस्ला का फील्ड चाहिए होगा तो फिर से ये बेकार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जहां पर 1 टेस्ला का फील्ड चाहिए वहीं पर इसको यूज कर पाएंगे क्या। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो परमानेंट मैग्नेट है बेसिकली दो तरह के मैग्नेट है,
इसमें क्या होता है, एक तो आप क्या कर सकते हो, पोल्स का स्ट्रेंथ चेंज नहीं कर सकते, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है, आप पोल्स का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। जो बार मैग्नेट होते हैं, बार मैग्नेट होंगे, उसमें आप पोल्स के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कभी ये नॉर्थ हो गया, कभी ये साउथ हो गया, फिर से ये नॉर्थ हो गया, फिर से साउथ हो गया, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। जो परमानेंट मैग्नेट होता है, इसकी ये सारी क्या है, खामियां हैं। एक तो आप पोल के स्ट्रेंथ को नहीं चेंज कर सकते, दूसरा आप और क्या नहीं कर सकते, आप पोल्स के डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है? फिर वो तुमसे ये पूछना है, एक वर्ड होता है डीमैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटाइजेशन का मतलब होगा मैग्नेटाइज करना, मैग्नेट तैयार करना। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब होगा कि अगर कोई मैग्नेट है, उससे उसकी मैग्नेटिक ताकत खींच लेना। ठीक है, अगर कोई मैग्नेट है, अगर आपने मैग्नेट से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या उसकी जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी वो खींच ली, तो वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। एक हॉलीवुड की फेमस मूवी है एक्स-मैन, शायद तुमने देखा भी होगा। उसमें एक कैरेक्टर है मैग्नेटो। तो वो मैग्नेटो जो है उसमें दिखाते हैं कि वो जो मैग्नेटो कैरेक्टर है, उसके पास क्या है, वो चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है। जनरली मैग्नेटो जिस तरह हिसाब से उसका नाम है, उस हिसाब से वो मेटल्स को अट्रैक्ट करना चाहिए, और वो उसमें वो दिखाता है कि वो सारे मेटल्स को अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा नहीं होता, ये गलत है। मैग्नेटिक मटेरियल अलग होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मेटल्स हो के भी वो नॉन मैग्नेटिक हो सकते हैं। मेटल्स में भी कैटेगरी वाइज होती है, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, इस तरह से होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मेटल है तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा ही, तो ये गलत सोचना है। मूवी में वो बस दिखा देते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन वो गलत है। तो हमें याद क्या रखना है, डीमैग्नेटाइजेशन एक वर्ड है। मान लो डीमैग्नेटाइज करना है, डीमैग्नेटाइज करना है तो क्या होगा, आप जैसे इसको तोड़ना स्टार्ट करोगे ना, मान लो मैंने बोला कि ये बार मैग्नेट था, मैंने इसको तोड़ के आधा कर दिया इस तरह से। अब इसको जब तोड़ के आधा कर दोगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नॉर्थ एंड अलग हो गया, साउथ एंड अलग हो गया, ये ऐसा कभी नहीं होगा। अगर एक बार मैग्नेट था, तुमने उसको, मान लो ये बार मैग्नेट था, वो हैव अ ब्रेक, हैव अ किटकैट, किटकैट का ऐड दिखाते हैं ना, तो किटकैट है, मान लो ये मैग्नेट जो किटकैट है, ऐसे ब्रेक कर दिया। अगर किटकैट को ऐसे ब्रेक कर दिया, मैग्नेट को ऐसे ब्रेक कर दिया, इसका ये मतलब नहीं होगा कि नॉर्थ पोल अलग चला गया, साउथ पोल अलग चला गया, ऐसा कभी नहीं होता। एक बार मैग्नेट में आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कभी भी सेपरेट नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो अगर आप इसमें इसको तोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली जो पोल स्ट्रेंथ है ना वो कम हो जाएंगे। अब ये n डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, s डैश हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो तुम तोड़ते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ, आप इसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। या एक और तरीका क्या होता है, आप इसको हीट करना स्टार्ट कर दो। जब आप इसको हीट करना स्टार्ट करते हो ना, तो इसके मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होता है, रैंडमनेस आ जाता है। मॉलिक्यूलर लेवल में रैंडमनेस आने के कारण इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो चली जाती है। तो इस तरह से हम मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर पाते हैं। याद आपको क्या रखना है कि अगर एक मैग्नेट को तोड़ दिया, ये पूछते हैं स्कूल के वाइवा में, कॉलेज के एग्जाम्स में ऐसा पूछते हैं, एक मैग्नेट था, मैग्नेट को तोड़ तोड़ के आधा कर दिया, अगर मैग्नेट को तोड़ के आधा कर दिया तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट कर दिया क्या, नहीं, ये कभी नहीं सोचेंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम सेपरेट कर पाएंगे। ये एक साथ बने हैं, जुड़े हुए हैं, हमेशा साथ में रहेंगे। अगर कहीं पर नॉर्थ पोल है तो उसका साउथ पोल भी होगा, ये हमेशा हमें क्या करना है, याद रखना है। अब ये सब मैंने इसलिए बता दिया ना क्योंकि छुटके छुटके कहीं से लिखे मिल जाएंगे तुमको, इतना कोई नहीं पूछते। बेसिकली अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेट ही जानना है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले स्टार्ट करते हैं सोलेनॉइड। हम एक टर्म स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, सोलेनॉइड। शायद आपने पहले सुना भी होगा, सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड क्या होता है तो वो देखते हैं। सोलेनॉइड होगा, आपने रियोस्टेट देखा है क्या? अगर फिजिक्स के लैब में कभी गए होंगे तो आपने रियोस्टेट देखा होगा। रियोस्टेट अगर आप देखोगे ना तो आप देखना कि वो जो रियोस्टेट होता है एक सिलिंड्रिकल ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसपे वायर्स ऐसे 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 क्लोजली वायर्स वूंडेड होते हैं, इस तरह से घुमा घुमा के वायर्स लगाए जाते हैं। वो जो ये जो घुमा हुआ कॉइल्स का जो अरेंजमेंट होता है ना, उसी को सोलेनॉइड बोलते हैं। सोलेनॉइड का मतलब है कि आपने क्या कर दिया है, बहुत सारे सर्कुलर कॉइल्स को, बहुत सारे सर्कुलर कॉइल्स को अगर मैं एक साथ रख दूंगा ना तो इस अरेंजमेंट को ही अपन क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड जो होता है वो एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे सर्कुलर लूप से, इस तरह बहुत सारे सर्कुलर लूप्स थे, मैंने बहुत सारे सर्कुलर लूप्स को इस तरह से रख दिया, तो ये जो अरेंजमेंट है ना इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। तुम्हें एक वायर लेना, वायर को ऐसे 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 ऐसे
घुमा देना, तो वो जो अरेंजमेंट है वही क्या है, उसको बोलेंगे सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड जो आइडियल सोलेनॉइड होता है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जो आइडियल सोलेनॉइड है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, उसमें क्या है, ये हो गया यहां से एक एंड से दूसरे एंड तक, ये हो गया लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। जनरली ऐसा होता है कि ये बहुत सारे लूप्स को मिला के बना हुआ है, एक लूप फिर दूसरा लूप फिर तीसरा लूप चौथा लूप एंड सो ऑन, इस तरह से लूप 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 घुमाते जाओगे तो सोलेनॉइड बनके तैयार हो जाएगा। मान लो ये सोलेनॉइड का एक लूप मैंने उठा लिया जिसका रेडियस है कितना, स्मॉल आर। आइडियल सोलेनॉइड में याद रखेंगे लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज वेरी मच ग्रेटर इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ द लूप। जो भी लूप है, सर्कुलर लूप है, उसके रेडियस के सामने सोलेनॉइड का लेंथ क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ये अपने को याद रखना है आइडियल सोलेनॉइड के केस में। अब इसके कारण से हमें फील्ड कैलकुलेट करना है या फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। बेसिकली इसमें क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या जानते हैं कि अगर एक वायर है, अगर वो करंट कैरिंग वायर है तभी वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा ना। तो करंट कैरिंग वायर कैसे बनाएंगे, तो हम कनेक्ट कर देंगे इसको बैटरी से। हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हो जाएगा इस तरह से। बहुत सारे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एक साथ रख दिए गए हैं। अब बहुत सारे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जब एक साथ रख देंगे तो इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। अब थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं, तो एनालाइज करने का कोई मुश्किल नहीं है। मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं कोई दो कॉइल्स को एक साथ देख रहा हूं, पास पास में रखे हुए कोई दो कॉइल्स को। यहाँ पे कितने, बहुत सारे कॉइल्स हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे, जैसे मैं यूज करूंगा कैपिटल एन। कुछ टर्म्स होगा जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये मिल सकता है तुम्हें, कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। फिर एक और टर्म मिलेगा स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दोनों में डिफरेंस समझेंगे। कैपिटल एन का मतलब है जितने नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर प्रेजेंट है, 1000 2000 जो भी होगा, जिस हिसाब का आपको सोलेनॉइड बनाना है वो कैपिटल एन हो जाएगा। स्मॉल एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब 1 मीटर के वायर में या 1 मीटर के सेपरेशन पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ गए वो हमारे पास क्या होता है, स्मॉल एन का वैल्यू होता है। मैथमेटिकली ये जो स्मॉल एन है ना वो कैपिटल एन अपॉन लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड के इक्वल होता है। मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है वो 10 मीटर का है। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड 10 मीटर का है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 1000 के थे, तो 1 मीटर में 100 टर्न्स आ जाएंगे क्या। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास स्मॉल एन का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, फिर और कुछ वर्ड यहाँ पे यूज करना है अपने को। आई क्या है, करंट है। आई जो है वो करंट है, करंट जो फ्लो करेगा। अब एक और चीज, अब ऐसा नहीं सोचेंगे, हमेशा याद रखना है कि करंट जो है, करंट को अगर चलने के सिर्फ एक रास्ता अगर मिलेगा ना तो करंट का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। जैसे मान लो मैं ऐसा बोलूं कि करंट यहां से आया और ऐसे करंट इधर भी जा सकता है और करंट इधर भी जा सकता है। अगर करंट आया, मान लो आई करंट आया, करंट को मूव करने के लिए अगर एक से ज्यादा रास्ता मिलेगा तो करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बेसिक करंट का थ्योरी है। याद रखना कि करंट अगर पॉइंट पर आया और इसको चलने के लिए अगर एक से ज्यादा रास्ता अगर मिलेगा तो करंट क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा। लेकिन अगर करंट आया और करंट को चलने का सिर्फ एक ही रास्ता मिल रहा है तो करंट कभी भी डिवाइड नहीं करता। वो क्या होगा, जितना करंट आया था उतना ही करंट फॉरवर्ड चला जाएगा। ये बेसिक है। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर मेरे को करंट चैप्टर आता ही नहीं, आप इसको कैसे बोल रहे हो। ऐसा मान लो कि करंट को अगर चलने के लिए सिर्फ एक रास्ता मिल रहा है, एक से ज्यादा रास्ता नहीं है करंट के पास चलने के लिए, इसका मतलब करंट अपने वैल्यू को डिवाइड नहीं करेगा। जितना करंट आया उतना ही करंट फ्लो करके चला भी जाएगा। लेकिन अगर करंट को फ्लो करने के लिए एक से ज्यादा पाथ मिलता है
अब यहाँ पर अगर देखोगे तो करंट आया, लूप में घुमा, लूप में घुमा, लूप में घुमा, लूप में घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के वो क्या हो जाएगा, वापस से बैटरी में आके मिल जाएगा। तो यहाँ पर जितना करंट यहाँ पर एंटर कर रहा है ना, उतना ही करंट यहाँ से बाहर ही निकलेगा, कोई करंट का लॉस नहीं होता। बात समझ में आ रहा है क्या? तो आई क्या है, आई वो करंट है जो सोलेनॉइड के अंदर एंटर करने वाला है। एक और टर्म यहाँ पर हम सीखेंगे, म्यू नॉट, ये शायद मैंने नहीं बताया भी इसमें। म्यू नॉट का मतलब है परमिएबिलिटी, म्यू नॉट का मतलब है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट का मतलब है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें तो ये याद रखना है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है, म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है वो 10 टू पावर -7 के बराबर है, या म्यू नॉट जो है वो 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 है। ये याद रखने के लिए बस म्यू नॉट के लिए ना मैं एक वैल्यू आपको बता देता हूँ, ये डेफिनेशन है या कुछ भी है, जो भी है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आपको म्यू नॉट के लिए एक लाइन बताऊंगा जो आपको याद रखना है, ठीक है? कोई आपसे पूछे कि म्यू नॉट क्या है तो आप वो बता सकते हो। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ध्यान से समझना, मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर को मैं एयर के पास में रख देता हूँ। ये करंट कैरिंग वायर था ऐसा, मैंने इसको एयर में रख दिया। सेम करंट कैरिंग वायर को मैं क्या करता हूँ, वाटर के अंदर रख देता हूँ, और सेम करंट कैरिंग वायर को मैं क्या करता हूँ, एक ऑयल के अंदर रख देता हूँ। कोई भी एक ऑयल है, मान लो टर्पेंटाइन ऑयल है, टर्पेंटाइन ऑयल के अंदर मैंने उसको रख दिया। अब तुम अगर बोलोगे तो केस 1 जब मैंने इसको एयर में रखा है, इसमें से आर सेपरेशन पर जब आप फील्ड कैलकुलेट करोगे, वाटर में आर सेपरेशन पर जब आप फील्ड कैलकुलेट करोगे, और टर्पेंटाइन ऑयल पर आर सेपरेशन पे जब आप फील्ड कैलकुलेट करोगे, तीनों ही केसेस में वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम है, वायर जो हमने अज्यूम किया है वो आइडेंटिकल है, लेकिन तीनों ही केसेस में सेम आर सेपरेशन पे जब आप फील्ड कैलकुलेट करोगे ना, तो फील्ड का वैल्यू आपको अलग मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मटेरियल या जो सराउंडिंग है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो फील्ड को अपने अंदर कितना पेनिट्रेट होने देता है। कोई भी सराउंडिंग मटेरियल फील्ड को अपने अंदर कितना पेनिट्रेट होने देता है, या ऐसा बोलो कि कोई भी मटेरियल या कोई भी सराउंडिंग मीडियम आसपास के रीजन में कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फैलने देता है, कितने इजीली से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फैलने देता है, उस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उसका परमिएबिलिटी। समय को नहीं समझ में आया? मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं। आप करंट कैरिंग वायर को एयर में रखो, करंट कैरिंग वायर को वाटर में रखो, और सेम आर सेपरेशन पे जब आप फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो एयर में आपको फील्ड का वैल्यू अलग मिलेगा, वाटर में आपको फील्ड का वैल्यू अलग मिलेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो सराउंडिंग मीडियम है ना, सराउंडिंग मीडियम की प्रॉपर्टी है, वो कितना फील्ड को अपने अंदर पेनिट्रेट करने देता है या फील्ड लाइंस को कितना इजीली फैलने देता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, उसी को उसका परमिएबिलिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर जितना मैंने बताया है वो नोट करके लिखना, इससे ज्यादा अभी नहीं जानना है, इससे ज्यादा जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे सीखते हैं। तो अगर मैं बोलूं म्यू नॉट, मतलब ये क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस की प्रॉपर्टी जिससे वो फील्ड लाइंस को अपने अंदर पेनिट्रेट होने दे रहा है या फील्ड लाइंस को क्रिएट होने में हेल्प कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो मेरे पास ये n/l म्यू नॉट 4 बाय ये सब मैं वैल्यूज यहां पर कुछ यूज करूंगा। अब इसमें ना एट द एंड तो इसमें भी क्या करेंगे, फील्ड का एक प्रॉपर्टी, फील्ड का एक फॉर्मूला होगा जो अपने को याद रखना है, लेकिन थोड़ा इसको एनालाइज कर लेते हैं ये काम कैसे कर रहा है। अगर थोड़ा इसको एनालाइज करोगे कि ये काम कैसे कर रहा है, इसमें जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसे जनरेट होंगे या कैसे दिखेंगे, अपने को ये थोड़ा एनालाइज कर लेना है। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं ये जो मेरे पास सोलेनॉइड है ना, सोलेनॉइड के कोई दो कॉइल को उठा के मैं रखता हूं, सोलेनॉइड का पहला कॉइल और इसी सोलेनॉइड का दूसरा कॉइल, ऐसा, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ किसी दो कॉइल को एनालाइज
बात समझ में आ रहा है? कॉइल जो है करंट कैरिंग कॉइल है, इस तरह से रखा हुआ है और इसके सामने एक करंट कैरिंग कॉइल आइडेंटिकल है जो ऐसे सामने रखा हुआ है। अब अगर तुम्हें याद होना तो अगर मैं करंट कॉइल कैरिंग कॉइल बनाऊं, मान लो ये मेरे पास ईयरफोन है, इस तरह का अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है, फिर बता ना, हाँ इस तरह का अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है और अगर ये करंट कैरिंग कॉइल में अगर मुझे फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो हम क्या जानते हैं, जो करंट कैरिंग कॉइल होता है, मान लो करंट ऐसा फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट अगर ऐसा फ्लो कर रहा है तो फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ दिखाई देगा राइट हैंड थंब रूल से। क्या आप अगर इसको ऐसा सोचोगे कि इसका हर एक जो सेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन के जैसा है, अब अगर हर एक सेक्शन स्ट्रेट लाइन के जैसा है तो कंसेंट्रिक लूप्स बनेंगे क्या करंट फील्ड के। अब फील्ड के जब कंसेंट्रिक लूप बनेंगे, अब जब उसको एनालाइज करके देखोगे, जैसे यहाँ पर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इसके कारण फील्ड लाइन दिखाना है, तो फील्ड लाइन कैसे होगा, ऐसे जाके ऐसा, फिर ऐसा जाके ऐसा, ऐसा जाके ऐसा, यहाँ पर भी ऐसा, ऐसा जाके ऐसा, इस तरह से कंसेंट्रिक लूप बनते रहेंगे क्या किसी भी पॉइंट पर। अब अगर आप आइडियल सॉलोनॉइड लोगे ना, आइडियल सॉलोनॉइड में क्या होता है, ये जो बाहर का रीजन होता है ना, सॉलोनॉइड से बाहर का रीजन, यहाँ पर क्या होता है, फील्ड लाइंस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसा है और ये ऐसा जाएगा क्या डायरेक्शन वाइज। अगर आप देखोगे तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है। अगर इस वाले पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो एक इधर जाता है, एक इधर जाता है। अब अगर डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है तो वो क्या करते हैं, फील्ड को कैंसिल करने का इफेक्ट रखते हैं। मतलब ये जो सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड के बाहर में, अगर ये सोलेनॉइड सरफेस के बाहर में आप जब देखोगे ना, तो जो फील्ड लाइंस बन रहे हैं ना, वो एक दूसरे के फील्ड लाइंस को या एक दूसरे के फील्ड को वो क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। लेकिन जब आप सेंटर में सोचोगे ना, तो ये मेरे पास ऐसा था, सेंटर में ऐसा था, इसके कारण सॉरी करंट कैरिंग लूप ऐसा है ना, करंट कैरिंग लूप ऐसा है, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग लूप ऐसा, हम बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, इसके भी सेंटर में अगर देखोगे करंट कैरिंग लूप ऐसा, हम बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। मतलब अंदर के डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट कर रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट कर रहा है। अब बीच में कहीं पर अगर आप फील्ड कैलकुलेट करोगे तो इसके कारण भी फील्ड इस साइड में है और इसके कारण भी फील्ड इस साइड में है, तो बीच में क्या होगा, ये लूप के कारण जो फील्ड है और ये वाले लूप के कारण जो फील्ड है, दोनों फील्ड का डायरेक्शन एक जैसा है तो दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और सिंस दोनों लूप आइडेंटिकल नेचर के हैं तो दोनों के कारण जो फील्ड क्रिएट होगा ना यहाँ पर, उसका भी वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। आपको सोलेनॉइड में याद क्या रखना है, सोलेनॉइड में याद क्या रखोगे, एक इस तरह का लूप है और इसके जस्ट सामने एक और आइडेंटिकल लूप है। अब आइडेंटिकल लूप्स के कारण अगर मैं उसके सेंटर वाले रीजन पे फील्ड देखो तो राइट हैंड थंब रूल से फील्ड लाइंस ऐसे होंगे। एक्सियल डायरेक्शन में मैंने बताया था फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सियल डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो इस तरह से आ जाएगा, सेकंड वाले लूप के लिए भी इस तरह से आ जाएगा। इसका मतलब दो लूप्स के बीच में अगर मैं बात करूं तो दो लूप्स के बीच में जो फील्ड है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऐड होता जाएगा। ठीक है, और अब जैसे आप लूप्स के बाहर जाना स्टार्ट करोगे ना, तो लूप्स के बाहर जाने पर क्या होता है, वो जो फील्ड है वो एक दूसरे इफेक्ट को कैंसिल करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो अंदर के रीजन में बाहर का जो फील्ड होता है ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम जनरली सोलेनॉइड में ऐसा बोलते हैं ना कि सोलेनॉइड में क्या है, जो फील्ड है वो अंदर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो फील्ड है वो अंदर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बाहर में वो क्या होता है, वीक होता जाता है। बाहर में क्या है, सोलेनॉइड के बाहर वो क्या होगा, वीक होता जा रहा है। अब यहाँ पर फील्ड लाइंस का देखो डायरेक्शन, ये तो हो गया अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें फील्ड किस तरह से दिखाना है। अब फील्ड लाइंस बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब इसको एक बार मैग्नेट से कंपेयर करेंगे। कैसे, देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैंने इस एंड से देखा, अगर मैं बोलूं मैंने इस एंड से देखा, इस एंड से देखा तो मुझे क्या मिल रहा है, करंट, मान लो साउथ, मान लो मुझे करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है। अगर तुम इस एंड से देखोगे, मान लो तुम्हें क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो जनरली जब तुम ऑपोजिट वाले एंड से देखोगे तो वो नॉट, वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। हम क्या जानते हैं, किसी भी लूप में मान लो मेरे पास एक करंट कैरिंग ऐसा लूप है, अब लूप को अगर तुम इस साइड से देखोगे तो करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है, इसी लूप को अगर तुम इस साइड से देखोगे तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा क्या,
मतलब लूप का एक एंड नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है और लूप का दूसरा एंड क्या करता है, साउथ पोल के जैसा बिहेव करता है। तो मैं यहाँ पे जितने भी लूप्स है, यहाँ पे जितने भी लूप है, मान लो ये वाला लूप था, अगर ये वाला लूप है तो मैं इस वाले लूप को ऐसा बना सकता हूँ क्या, साउथ पोल नॉर्थ पोल, फिर इस वाले लूप को ऐसे बना सकते हैं ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल, फिर से साउथ पोल नॉर्थ पोल एंड सो ऑन। अब ये साउथ पोल नॉर्थ पोल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे एंड सो ऑन। तो जो बीच बीच वाले साउथ पोल नॉर्थ पोल है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते जा रहे हैं। अब अगर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो फाइनली मेरे पास क्या होगा, एक साउथ पोल इधर बच रहा है और एक नॉर्थ पोल इधर बच रहा है, ऐसा कुछ बचेगा ना। इसका मतलब ये पूरा सोलेनॉइड जो है वो एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। अब बार मैग्नेट का एक नॉर्थ एंड होता है, एक साउथ एंड होता है। अब कैसे पता चलेगा सर कि कौन सा नॉर्थ एंड है कौन सा साउथ एंड है, तो फिर से आपको यूज करना है राइट हैंड थंब रूल। आप क्या करना, करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में कर्लिंग फिंगर्स को रखना, याद रखना है ये, करंट के डायरेक्शन में कर्लिंग फिंगर्स को रखो, थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है ना वो नॉर्थ एंड होता है। सोलेनॉइड में पहले तो मैंने आपको बता दिया, आप इसको लूप लूप करके अगर समझोगे ना तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, अब ये नॉर्थ साउथ एक दूसरे इफेक्ट को कैंसिल करेगा, ये नॉर्थ साउथ एक दूसरे इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक एंड साउथ का बच जाएगा, दूसरा एंड क्या हो जाएगा, नॉर्थ का बच जाएगा हमारे पास। इसका मतलब ये है कि इधर वाला एंड अगर साउथ है तो इधर वाला नॉर्थ होना चाहिए, या तो आप ऐसा समझ लो या आप ये बोलो कि अगर मैं इधर से देखूंगा और अगर मुझे इधर से करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है तो डेफिनेटली जब मैं इस वाले एंड से देखूंगा तो मुझे करंट एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा क्या, मतलब अगर ये साउथ पोल जनरेट हो रहा है तो ये नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। अब मैं कैसे जानूंगा सर कि सोलेनॉइड का कौन सा साउथ पोल है कौन सा नॉर्थ पोल है, तो उसके लिए आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। आप क्या करना, कर्लिंग फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में बेंड करना, थंब जिस तरफ पॉइंट करता है ना वो नॉर्थ पोल होता है। तो अगर ये कर्लिंग फिंगर्स ऐसे बेंड करेंगे तो ये हमारा नॉर्थ पोल होगा बार मैग्नेट का और ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। एक सोलेनॉइड में फील्ड लाइंस वैसा ही दिखता है जैसा एक बार मैग्नेट में होता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है ना वो इस तरह से होते हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट के अंदर भी तो ऐसा ही होता है ना, साउथ पोल से नॉर्थ पोल बार मैग्नेट के अंदर, और इसके जस्ट बाहर जो फील्ड लाइंस है वो इस तरह से बनेंगे, क्लोज लूप बनाते जाएंगे। तो इस तरह से फील्ड लाइंस दिखते हैं एक सोलेनॉइड के कारण। सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया, देखो बहुत ही सिंपल है। सोलेनॉइड दो तीन तरीके से आप सोलेनॉइड को समझ सकते हो। पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सोलेनॉइड जो है वो कुछ नया अरेंजमेंट नहीं है। बहुत सारे सर्कुलर लूप्स को अगर मैं एक साथ रख दूं, इसी को इस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। अब हम क्या जानते हैं कि अगर दो आइडेंटिकल लूप्स हैं, पहले वाले के कारण फील्ड ऐसा, दूसरे वाले के कारण फील्ड ऐसा, मतलब दोनों लूप्स क्या कर रहे हैं, फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, सेंटर में एक्सिस के अराउंड दोनों क्या कर रहे हैं, फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप लूप से बाहर जाते हो ना तो उनकी इफेक्ट, उनकी टेंडेंसी कैंसिल आउट करने की होती है, मतलब उनका इफेक्ट कम होता जाता है। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि अंदर में जो फील्ड लाइंस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और बाहर में फील्ड लाइंस हैं लेकिन अंदर वाले फील्ड के कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं या बहुत ना के बराबर होते हैं। अच्छा, अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे सर, तो एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि अगर मैं कॉइल को इस वाले एंड से देखता हूं और अगर मुझे वो क्लॉकवाइज दिख रहा है करंट का डायरेक्शन, इसका मतलब डेफिनेटली अगर मैं कॉइल को इस वाले एंड से देखूंगा तो मुझे वो नॉर्थ वाला एंड दिखेगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा सर कि सोलेनॉइड में कौन सा एंड साउथ पोल है कौन सा एंड नॉर्थ पोल है, तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट कर देना, थंब जिस तरफ पॉइंट करेगा वो तुम्हारा नॉर्थ पोल है और ऑपोजिट वाला एंड क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। अब इसको एक बार मैग्नेट मान के आप क्या कर लेना, फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेना, फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेना, सिंपलीफाई कर लेना, ये क्या होगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है अपने को, तो वो नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। बेसिकली सोलेनॉइड में तुम्हें याद रखना है कि बहुत सारे क्लोज लूप्स को एक साथ रख दो वो सोलेनॉइड है, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो फिर लेक्चर अपलोड नहीं हो पाएगा।